नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो क्या क्या इस दौरान नहीं हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इन सभी बातों को हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो सभी प्रश्नों के बारे में हम उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर कौन कौन से प्रश्न जो हैं आदर्श आचार संहिता से संबंधित है और वो क्या क्या प्रश्न है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे मन में जो प्रश्न आता है कि आदर्श आचार संहिता क्या है, तो इसका उत्तर जो है कि आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है और उन्होंने उक्त संहिता में सन्निहित सिद्धांतों का पालन करने और साथ ही उनको मानने और उसका अक्षरशः अनुपालन करने के लिए सभी ने सहमति दी है। तो आदर्श आचार संहिता क्या है? राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित एक मानक है जो कि सभी राजनीतिक दलों ने जो कि आम सहमति के माध्यम से जो है कि इसको तैयार किया है। अब इस मामले में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है? तो आदर्श आचार संहिता है, इस मामले में निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका है? तो भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों के आयोजन हेतु अपने सांविधिक कर्तव्यों के निर्वहन के में केंद्र तथा राज्यों में सत्तारूढ़ दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के प्रयोजन अधिकारी तंत्र का दुरुपयोग न हो। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण तथा प्रतिरूपण, रिश्वतखोरी, मतदाताओं को प्रलोभन, उन्हें धमकाना, भयभीत करना जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जा सके और उल्लंघन के मामले में उचित उपाय भी किए जा सकें। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप इसे जरूर से लाइक करें। किस तारीख से आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है और यह किस तारीख तक प्रयुक्त रहती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या कि आदर्श आचार संहिता है जो है कि किस तारीख से लागू हो जाती है और ये कब तक रहती है। तो आदर्श आचार संहिता को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अनुसूची की घोषणा की तारीख से लागू किया जाता है, अर्थात जब कल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों की विधानसभाओं का जो है कि डेट वाइज जो है कि घोषणा किया गया, तो उसी समय से ही जो है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है और यह निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है, अर्थात जिस दिन से चुनाव की घोषणा होती है उस दिन से लेकर जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक ये जो है कि आदर्श आचार संहिता लागू होती है। तो साधारण निर्वाचनों और उप निर्वाचनों के लिए क्या प्रयोजन है? तो लोकसभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान यह संहिता संपूर्ण देश में लागू होती है, अर्थात जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आदर्श आचार संहिता संपूर्ण देश में लागू होती है और विधानसभा के चुनाव में यह उस राज्य में लागू होती है जिस राज्य में चुनाव होना है विधानसभा का। और उप निर्वाचन के दौरान क्या, एक तो हो गया लोकसभा के चुनाव में संपूर्ण देश में आचार संहिता लागू होती है, दूसरा विधानसभा के चुनाव में जब किसी पर्टिकुलर राज्य में चुनाव होता है विधानसभा का तो उस राज्य में आचार संहिता लागू होती है। तो मन में एक प्रश्न और आता है, क्या जब उप निर्वाचन होता है, कोई सीट खाली हो जाती है जो उस दौरान जब चुनाव होता है तो क्या आचार संहिता उस समय लागू होती है? तो उप निर्वाचन के दौरान यदि वह निर्वाचन क्षेत्र राज्य, राजधानी, महानगर, शहरों, नगर निगमों में शामिल है तो यह संहिता केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होता है, अर्थात जैसे कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर उपचुनाव होना है तो उस केवल उस क्षेत्र में ही जो है कि आचार संहिता लागू होगी। अन्य सभी मामलों में आदर्श आचार संहिता उप निर्वाचनों वाले निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण जिले में लागू होगी। तो आदर्श आचार संहिता की विशेषताएं क्या है? तो आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं निर्धारित करती है कि राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और सत्ताधारी दलों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए, अर्थात निर्वाचन प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान दिवस गतिविधियों तथा सत्ताधारी दल के कामकाज इत्यादि के दौरान उसका सामान्य आचरण कैसा होना चाहिए, यही आदर्श आचार संहिता की विशेषताएं हैं। तो क्या प्रधान क्या मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को निर्वाचन प्रचार के साथ मिला सकते हैं?
तो ऐसा नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि क्या मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को निर्वाचन प्रचार के साथ मिला सकते हैं? तो नहीं, मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्यों के साथ नहीं मिलाएंगे और न ही निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी तंत्र या कार्मिकों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आयोग ने निर्वाचन प्रचार दौरे के साथ आधिकारिक दौरे को मिलाने संबंधी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान से प्रधानमंत्री को इसमें छूट मिली हुई है। क्या सरकारी वाहन को निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो विमान, वाहनों इत्यादि सहित कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या अभ्यर्थी के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि क्या सरकार निर्वाचन कार्य से संबंधित पदाधिकारियों का स्थानांतरण और तैनाती कर सकती है? तो इसके उत्तर में है निर्वाचन के आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो आयोग की अनुमति से की जाएगी, अर्थात निर्वाचन आयोग की अनुमति से की जाएगी। इसमें पूछा गया कि क्या सरकार जो है कि निर्वाचन कार्य से संबंधित किसी भी पदाधिकारी का जो है ट्रांसफर या तैनाती कर सकती है? तो इसका उत्तर नहीं। अगर ऐसा जरूरी होता है तो इसमें निर्वाचन आयोग की जो है कि पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि निर्वाचन कार्य से संबंधित किसी अधिकारी का आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार द्वारा स्थानांतरण कर दिया जाता है और उसने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, तो क्या ऐसा अधिकारी आचार संहिता की घोषणा के बाद नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सकेगा? तो इसका उत्तर है नहीं, वो नहीं कर सकता है। क्या कोई केंद्रीय मंत्री या राज्य सरकार का मंत्री निर्वाचन की अवधि के दौरान किसी आधिकारिक चर्चा के लिए किसी राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन संबंधी अधिकारी को बुला सकता है? तो इसका भी उत्तर है नहीं। कोई भी अधिकारी, कोई भी केंद्रीय या राज्य सरकार का मंत्री कहीं भी किसी आधिकारिक चर्चा हेतु राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के किसी निर्वाचन संबंधी अधिकारी को नहीं बुला सकता है। इसका अपवाद भी है। इसका एकमात्र अपवाद तभी होगा जब कोई मंत्री संबंधित विभाग के प्रभारी होने के नाते या कोई मुख्यमंत्री कानून एवं व्यवस्था के असफल हो जाने या प्राकृतिक आपदा या किसी आपातकाल में किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का आधिकारिक दौरा करते हैं जिसमें अधीक्षण, मदद, राहत और इसी प्रकार के विशेष प्रयोजन हेतु ऐसे मंत्री या मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित होती है। तो क्या कोई पदाधिकारी मंत्री से उनके निजी दौरे के दौरान उस निर्वाचन क्षेत्र में मिल सकते हैं जहां निर्वाचन हो रहे हैं? तो इसका उत्तर है कोई पदाधिकारी जो मंत्री से निर्वाचन क्षेत्र में उनके निजी दौरे के दौरान मिलते हैं संघ सेवा नियमों के अधीन कदाचार के दोषी होंगे और यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा में उल्लिखित पदाधिकारी है तो उन्हें उस धारा के संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन करने के दौरान अतिरिक्त दोषी माना जाएगा और वे उसके अधीन दंडित कार्रवाई के भागीदार होंगे। क्या निर्वाचनों के दौरान मंत्री आधिकारिक वाहन के हकदार होंगे? तो मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा, बशर्ते इस प्रकार के सफर को किसी निर्वाचन प्रचार कार्य या राजनीतिक गतिविधियों से न जोड़ा जाए। अगला प्रश्न है कि क्या मंत्री या कोई अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता सायरन सहित बीकन प्रकाश वाली पायलट कार का प्रयोग कर सकते हैं? तो मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता को निर्वाचन अवधि के दौरान निजी या आधिकारिक दौरे पर किसी पायलट कार या किसी रंग की बीकन लाइट अथवा किसी भी प्रकार के सायरन सहित कार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। फिर यदि राज्य द्वारा मंत्री को वाहन उपलब्ध करवाया गया है और ऐसे वाहन के रखरखाव के लिए मंत्री को भत्ता दिया गया है तो क्या मंत्री द्वारा इसके निर्वाचन के प्रयोजन हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जहां मंत्री को राज्य द्वारा वाहन उपलब्ध करवाया जाता है या वाहन के रखरखाव हेतु मंत्री को भत्ता दिया जाता है तो मंत्री निर्वाचनों के लिए ऐसे वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जो अगला प्रश्न है क्या अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग या इसी प्रकार के किसी अन्य राष्ट्रीय राज्य आयोग के सदस्यों की विजिट पर कोई प्रतिबंध है? तो यह सलाह दी जाती है कि जब तक किसी आकस्मिक स्थिति में ऐसी विजिट अपरिहार्य न हो ऐसे आयोग के सदस्यों के आधिकारिक दौरे के निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक अस्थगित रखे जाएंगे। फिर अगला प्रश्न पूछा क्या कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, स्पीकर राज्य के राज्य दिवस समारोह में भाग ले सकते हैं? तो उत्तर के संबंध में कहा जा रहा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
बशर्ते वह इस अवसर पर कोई भी राजनीतिक भाषण न दे और उस समारोह में केवल सरकारी पदाधिकारी ही उपस्थित हो। मुख्यमंत्री, मंत्री, स्पीकर के फोटो वाला कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। क्या राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री किसी विश्वविद्यालय या संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग ले सकते हैं और उसे संबोधित कर सकते हैं? तो इसके जवाब में है कि राज्यपाल दीक्षांत समारोह में भाग ले सकते हैं और उसे संबोधित भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री या मंत्री को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे किसी दीक्षांत समारोह में भाग न लें और न ही उसे संबोधित करें। तो जितने भी प्रश्न है सब आदर्श आचार संहिता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18 है, क्या राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निवास स्थान पर इफ्तार पार्टी या ऐसी ही कोई अन्य पार्टी आयोजित की जा सकती है जिसका खर्चा सरकारी कोष से किया जाएगा? तो उसका सीधा सीधा उत्तर है नहीं। क्या सत्ताधारी पार्टी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए उपलब्धियों के संबंध में सरकारी कोष की लागत पर विज्ञापन जारी करने पर कोई प्रतिबंध है? तो इसका उत्तर है हाँ, प्रतिबंध है। निर्वाचन अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी कोष की लागत पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन और सरकारी जनसंपर्क मीडिया के दुरुपयोग पर निषेध होगा। प्रश्न नंबर 20 है, क्या केंद्र में सत्ताधारी पार्टी राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग विज्ञापनों को राजकोष की लागत पर जारी रखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। 21 नंबर प्रश्न है कि क्या कोई मंत्री या कोई अन्य पदाधिकारी अपने विवेकानुसार कोई अनुदान या भुगतान कर सकता है? तो इसका उत्तर नहीं। मंत्री या अन्य पदाधिकारी निर्वाचनों की घोषणा होने के समय से विवेकाधीन कोष से कोई अनुदान या भुगतान नहीं कर सकता है। फिर प्रश्न पूछा है कि मान लीजिए किसी योजना या कार्यक्रम के संबंध में कार्य आदेश जारी किया गया है, क्या इसे निर्वाचन के बाद शुरू किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है निर्वाचनों की घोषणा से पूर्व जारी कार्य आदेश के संबंध में यदि क्षेत्र में वास्तविक रूप से कार्य शुरू नहीं किया गया है तो उसे शुरू नहीं किया जा सकता है, परंतु यदि काम वास्तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 23, क्या एमपी, एमएलए, एमएलसी स्थानीय क्षेत्र विकास फंड की किसी योजना के अंतर्गत निधियों को नए सिरे से जारी कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। ऐसे किसी भी क्षेत्र में जहां निर्वाचन चल रहे हैं वहां निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक एमपी, एमएलए, एमएलसी स्थानीय क्षेत्र विकास फंड की किसी योजना के अंतर्गत निधियों को नए सिरे से जारी नहीं किया जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है कि केंद्रीय सरकार के बहुत से ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजनाएं हैं जैसे कि इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो कहा जा रहा है कि क्या इन योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कोई दिशा निर्देश है? तो इसके लिए हाँ, जरूर इसके लिए दिशा निर्देश है। तो आज 9 जनवरी है। 9 जनवरी के दिन वर्ष 1915 में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो आज 9 जनवरी है। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आता है इसको जरूर से लाइक करिए। ये वीडियो ने ये पार्ट 1 है। इसी तरह के और भी जो प्रश्न है आदर्श आचार संहिता से संबंधित, उसके लिए पार्ट 2 शीघ्र ही लाया जाएगा। तो 9 जनवरी के दिन अर्थात आज ही वर्ष 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है। दिल्ली में 9 से 11 जनवरी 2003 के बीच पहला प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ था, अर्थात 2003 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस जो शुरू करने का श्रेय है जाता है वो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति को जाता है। तो इस प्रकार यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है इसको जरूर से लाइक करें। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने पर आप इसे जो है कि 1.5 या 2 पे देख सकते हैं, अर्थात जो है कि इसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, अथवा इसका स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।